This conference will now be recorded. हाँ जी जनाब, पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर आप 8 की रिक्वायरमेंट देखें, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज to record the above transaction from the date of acquisition of the ship to the year ended 31st December 2020। 17 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और एक बात याद रखें, IAS 16 का क्वेश्चन जिस अंदाज में भी आए, होता तो IAS 16 का ही है ना, आपने उसकी जर्नल एंट्रीज अप्रोच दिमाग में रखनी है। चाहे एक्सट्रैक्ट बनाने आए, चाहे डिस्क्लोजर्स आ जाएं, चाहे लेजर्स बनाने आ जाएं। क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। SSL runs a cruise business across oceans. Following information in respect of one of SSL cruise ship is available. सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। SSL bought a cruise ship on 1st March 2018 और उसने कहा है कि जिस दिन से बिजनेस काम ये शुरू हुआ है ना, उस दिन से एंट्रीज पास करनी है। After completing all the required formalities, the ship was ready to sail 1/4/2018। इसका मतलब है हमने वो शिप मार्च में खरीदा और रेडी फॉर यूज वो हुआ 1 अप्रैल को। मतलब हम डेप्रिसिएशन कब से लेना स्टार्ट करेंगे? 1 अप्रैल से। डिटेल उसने बता दी है कि कहता है जनाब उसके ना, ये हमने आपको याद होगा डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई नॉन करंट एसेट जिसके सिग्निफिकेंट पार्ट्स हों तो हम सबको अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे। कहता है कि आपके पास जो मेन शिप है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट, लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू बता दी है। उसके बाद है जनाब तीसरे नंबर पे, ऑन 1 May 2019 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट व्हिच डैमेज इट्स बॉडी। Repair work took 2 months and costed 26 million. The repair work did not change useful life and residual value of the components. मतलब इस एडजस्टमेंट ने आपका वो जो टाइम चेंज इन एस्टिमेशन है वो बचा लिया, इसमें चेंज इन एस्टिमेशन नहीं है। The average monthly sailing of the ship during the last 3 years are as follows। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है, एवरेज मंथली का मतलब है पर मंथ। 2018 में पर मंथ वो 360 आवर्स चल जाता है, 2019 में 480 और 2020 में 600 आवर्स। SS use revaluation model for subsequent measurement. SSL accounts for revaluation on net replacement method. Transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earning annual basis. रिवैल्यूड अमाउंट है 31 दिसंबर 19 की और 2020 की 1400 एंड 1000 मिलियन। मतलब 2 दफा एसेट रिवैल्यू हुआ है, वो भी साल के एंड पे। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन। टेक्निकल बात अगर इसमें है कोई तो वो ये है कि जो बाय पार्ट्स है ना, तो रिवैल्यूएशन तो ओवरऑल हो रही है, तो वो पार्ट्स के ऊपर डिवाइड कैसे करनी है वो भी उसने बताया हुआ है। कहते हैं revalued amounts are apportioned between the components are on the basis on their book values। डन होगी बात। अब इस क्वेश्चन की मेन जनरल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक पोर्शन में तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देना है। सपोज यहां पर हम नाम लिख देंगे, यानी अगर हम बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट अपनाएं, क्वेश्चन के शुरू में ही उसका नंबर लिखा जाएगा। नाम लिखेंगे, आप पूरा लिख लेना, चाहे SSL। जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है। यहां पर डेट लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और
रुपीज इन मिलियन है तो आप किसी भी जगह पर शो जरूर करना कि रुपीज इन, हाँ जी, एक साइड पर वर्किंग करते जाएंगे, एक साइड पर एंट्रीज पास करते जाएंगे। तो सबसे पहले 1 मार्च 18 को आपने शिप खरीदा, ठीक है। आपने एंट्रीज बाय पार्ट नहीं पास करनी, वर्किंग बाय पार्ट्स करनी है, डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स फाइंड करनी है। तो आपने एक क्रूज शिप खरीदा है, उसको आप डेबिट कर दें, जिसकी टोटल कॉस्ट बनेगी इन तीनों को प्लस करके 1435। तो आप एंट्री पास करोगे क्रूज शिप डेबिट, बैंक या पेबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट का टोटल बता रहे थे? 1435। ये पहली एंट्री पास हो गई। अगर वो नरेशन से मना ना करे तो अगर आप नरेशन भी लिख लेते तो अच्छी बात है। यहां पर आपने लिखना सिर्फ ये है कि रिकॉर्ड द शिप, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में गौर फरमाएं कि 2018 के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ हमने नॉर्मल एंट्री पास करनी है और डेप्रिसिएशन लेना किस डेट से स्टार्ट करनी है? 1/4/2000। चैलेंज यहां पर आपने एंट्री पास कर लेते हैं, वर्किंग वैसे ही कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। कौन कौन से एसेट्स हैं? एक इंजन है, बॉडी है, ड्राई डॉकिंग, और यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल बिल, क्योंकि एंट्री तो हमने ओवरऑल टोटल की पास करनी है ना। तो जनाब 1418 को इंजन की वैल्यू कितनी है? 840, बॉडी की 535 और रिमेनिंग 60। टोटल हो गया 14। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, सिंपल जैसे सवाल को हल करते हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले हमने 31 दिसंबर 18 को एंट्रीज पास कर लेते, सॉरी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। इंजन की जो डेप्रिसिएशन है जनाब, वो कहता है इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो है 50,000 आवर्स। इसका मतलब है यूजेज मेथड आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल एक्सपेक्टेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एनुअल आवर यूज्ड, आवरली बेस्ड मेथड। तो सबने पढ़ा हुआ है ना, याद है ना, यूजेज मेथड। चलिए जनाब, तो हम लोग करते क्या है, अगर मैं वर्किंग में एंट्री पास करवा देता हूं, यहां पर ऊपर ही थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। एसेट की वैल्यू है जनाब 840, 840 डिवाइडेड बाय 50,000, सॉरी -40 भी करना है, मल्टीप्लाइड बाय एक साल के अंदर टोटल कितने आवर्स इस्तेमाल हुआ। 360 है पर मंथ और 2018 में 9 मंथ वो इस्तेमाल हुआ। तो 360 मल्टीप्लाइड बाय 9, 360 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आ जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन 3240। अच्छा आज बता रहे हो, चले यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं 3240। डेप्रिसिएशन बताओ ना कितनी है। पॉइंट को इग्नोर करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो, आगे परेशानी ना हो हमें। हम राउंड ऑफ कर देते हैं मिलियंस के अंदर। हाँ जी, अच्छा आप जरा खामोशी। ये जो मंथ वगैरह, मंथ ओवर टाइम फैक्टर लगाते हो ना, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन और WDV में लगता होता है। ये तो यूजेज मेथड है आवर्स के हिसाब से, और आवर्स जैसी बात है, हमने आवर्स 9 मंथ की तो लिए हैं। 360 को कैसे मल्टीप्लाई किया? इसका मतलब है 9 मंथ के आवर्स लिए, पर मंथ आवर्स को 9। एक बात याद रखें, जो आप टाइम फैक्टर लगाते हो ना, वो सिर्फ किस मेथड पे लगता होता है? WDV पे लगता है या
स्ट्रेट लाइन पे लगता है और किसी मेथड पे नहीं लगता। ओके होगी बात। चलो जनाब अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। बॉडी की डेप्रिसिएशन फाइंड करो। 535 माइनस 35 डिवाइड बाय 25। 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12। क्योंकि एसिड कब इस्तेमाल होना शुरू है? 1 4 को। 15। नेक्स्ट आ जाए जनाब 60, रेजिडुअल वैल्यू है ही नहीं। 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया? लो जनाब टोटल करके भी बता दें। 52 प्लस 15 प्लस 9 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12। 60 उसकी कॉस्ट है, 5 उसकी लाइफ है और 9 मंथ इस महीने इस्तेमाल हुआ। 1359। अब मुझे अलग अलग भी इसकी बुक वैल्यू बता दो। 788 बॉडी की 5 51। अगर हम इसकी फौरन ही एंट्री पास कर लें तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 18। डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 1 लिख देंगे 76। बात क्लियर होगी? ये हमने 2018 की डेप्रिसिएशन ली। 2019 के अंदर एक तो रिवैल्यूएशन हुई है और एक चीज डैमेज भी हुई है। 1 मई 2019 को एसेट को हमने रिपेयर करवाया 2 मिलियन का। ना उसे एसेट की लाइफ बढ़ी, ना उसकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई। ये सिंपल रिपेयर एक्सपेंस है। तो 1 मई 19 को क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैश या रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश। रिपेयर टू कैश या रिपेयर टू बैंक। तो ये तो एंट्री पास करें ना 1 मई 19 रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। सही आपको अच्छा तब लगेगा अगर आप लोग ये सवाल खुद से पहले कर इशू आ रहा है। सॉरी 26 मिलियन। माजरत 2 मंथ है। सर वॉइस इशू आ रहा है। 26 मिलियन सही ना बता दी। आपका इस्तेमाल अगर आपका एक स्ट्रेट लाइन 2 महीने कंसीडर वो उसने नीचे 2 महीने ऐसे चला ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, यूज है परेशान ना। वो किसी का ना अपना नेट का मसला आता है ना, तो इसलिए इशू है। नहीं सर वॉइस का इशू है। चले अब तो चले कुछ लोगों को इशू है, आप ये सवाल पूरा करते हैं, वो बाद में हम रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देंगे तो मसला इशू हल हो जाएगा। चलिए आप वकास भाई
जरा खामोशी प्लीज, तो सवाल समझो। अवेलेबल फॉर यूज, विकास भाई जब पहली दफा एसेट रेडी फॉर यूज होता है ना, उस वक्त की बात होती है। एक दफा एसेट आपका अवेलेबल फॉर यूज हो गया, डेप्रिशिएट होना शुरू हो गया, तब डेप्रिसिएशन सीज होने की कंडीशन हमने पढ़ी थी, या वो डिस्पोज हो जाए या उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आना परमानेंटली बंद हो जाए, अदरवाइज हमने कोई कंडीशन सीज होने की नहीं पढ़ी। क्लियर होगी बात? चले जनाब, अब आपने जरा क्वेश्चन पे गौर करें। एसेट को रीवैल्यू किया साल के एंड पे, साल के एंड पे रीवैल्यू की कंडीशन क्या थी? पहले डेप्रिसिएशन लेंगे और उसके बाद रीवैल्यू। तो करना शुरू कर दो। आपने पहले जो डेप्रिसिएशन लेनी है, 26 मिलियन को ऐड नहीं करेंगे कॉस्ट में? चलें जी, चले डेप्रिसिएशन लेते हैं। दिसंबर 19, पहले नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन लेनी है। मिलियन सर। माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय जो आवर्स इस्तेमाल हुए हैं वो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय पर आवर्स कितना है? 480 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस महीने, इस साल 10 महीने इस्तेमाल हुआ, तो नंबर ऑफ आवर्स भी 10 महीनों के आएंगे। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई इसकी? 76.8। ये बोरोइंग कॉस्ट का सवाल नहीं है प्लीज। वो तो हमने, जाहिर सी बात है, जब 2 महीने इस्तेमाल नहीं हुआ तो 2 महीने चला भी नहीं, तो हमने देखा 480 को 10 से मल्टीप्लाई किया। 480 को कैसे मल्टीप्लाई? तो 10 महीनों के हम नंबर ऑफ आवर्स ले रहे हैं। जो टाइम यूज का कंसीडर नहीं करते वो होता है स्ट्रेट लाइन और WDV। ये मेथड ना स्ट्रेट लाइन है WDV, ये तो नंबर ऑफ आवर्स मेथड है। तो इससे तो जितने आवर्स इस्तेमाल हुए उतने ही लेंगे, उसमें ये टाइम नहीं कंसीडर कर, हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन ले ली। चले जनाब, 77 76.8 है ना, 77 कर देते हैं। उसके बाद 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25, इसमें आपने 10/12 नहीं लिया। स्ट्रेट लाइन मेथड में और WDV मेथड में ये टाइम कंसीडर नहीं करते। 20, फिर 60/5, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई फॉर द ईयर 77 20। सर जी, जी वालेकुम सलाम। सर जी, ये 26 मिलियन को ऐड क्यों नहीं किया कॉस्ट में, उसकी जो इंजन की कॉस्ट? वो इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो रिपेयर एक्सपेंस है, ना उससे लाइफ बढ़ी है, ना उससे कोई रेजिडुअल वैल्यू बढ़ी है, ना कोई वो इस तरह की कॉस्ट है कि जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ी है, और मगर ना सर ही जी वो कोई। सिग्निफिकेंट वैल्यू तो है ना, जी, सिग्निफिकेंट वैल्यू तो है ना वो। तो सिग्निफिकेंट वैल्यूज का तो किसी जगह पढ़ा है? सिग्निफिकेंट वैल्यूज का पर तो बेस ही नहीं करता। 3 बातें बताई थी, या लाइफ बढ़े, या एफिशिएंसी बढ़े, या कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस हो। ये 3 बातें थी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के ऐड होने की। इन तीनों में से कोई बात भी नहीं है। चले सबको प्लस करके बताए। 10 सबकी बुक वैल्यू बता दे। 711 125
पहला काम क्या करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन लेते हैं, बाद में रीवैल्यू करते हैं, यही रूल है। डेप्रिसिएशन ले चुके, अब हमने इसको रीवैल्यू करना है। 1250 वाला एसेट हमारा कितने का हो गया, 1400 का। एंट्री तो अभी पास करने नहीं लगे, अभी तो मैं वर्किंग में हूं, जब एंट्री पास करेंगे फिर उस तरह का हिसाब करेंगे। चले जी, 1250 से 1400 कितना आंसर आ गया, कितना चेंज आया, 150 का। अब सारे इस 150 के सरप्लस को भी हमने अपोर्शन करना है, और उसने सवाल के अंदर कहा है कि बिफोर रीवैल्यूएशन जो उसकी बुक वैल्यू है उसके ऊपर अपोर्शन करना है। उसका तरीकाकार वही आपको जो 5वीं क्लास में पढ़ के आए हो। क्या उसकी बुक वैल्यू है 788 प्लस 500 प्लस 51, तो यही वैल्यू है ना। सॉरी 520 प्लस 51, टोटल कितना आ गया 1350। पहले भी टोटल लिखा हुआ है। आपने करना क्या है, 150 को 1359 पे डिवाइड करना है, 788 से मल्टीप्लाई करोगे तो सरप्लस आ जाएगा, फिर 520 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 51 से मल्टीप्लाई करोगे, सबका अलग अलग सरप्लस आ जाएगा। उसने क्या कहा, सरप्लस को किस पे अपोर्शन करना है, जो रीवैल्यूएशन से पहले बुक वैल्यू है ना वो चेक करते हैं। ये लास्ट लाइन पढ़े, revalued amounts are apportioned between components on the basis of the book value before the revaluation। नहीं अपोर्शन तो पूरा नहीं, बुक वैल्यू क्यों कर रहे हैं, बुक वैल्यू को तो बाद में देख लेते हैं। सर हमारे पास बुक वैल्यू 711 है ना, रीवैल्यूएशन से पहले। क्या कह रहे हो, रीवैल्यूएशन से पहले हमारे पास बुक वैल्यू 711 है। ये 788 है, ये 711। सॉरी माजरत, सही कह रहे हो, क्योंकि अभी रीवैल्यूएशन ये भी रीवैल्यू से पहले वाली वैल्यू ही है। 711 जी प्लस 500 प्लस 39। अब जरा खामोशी प्लीज। 150 हमारा सरप्लस आया, इसको 1250 पे डिवाइड कर देंगे और उनकी अपनी अपनी बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 711 से, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, और फिर हर किसी का सरप्लस भी आ जाएगा। तो ये बुक वैल्यू है ना 711, 500 और 39। रिवैल्यूएशन से तो ये बुक वैल्यू पहले पड़ी थी ना, इमीडिएट पहले जो पड़ी थी वो ये है टोटल पे। तो ये तो वही है ना, अपोर्शनमेंट का फार्मूला क्या होता है भला, टोटल सम पे डिवाइड करके हर किसी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय रेलेवेंट रेशियो, दोनों करें, दोनों करें। मैंने तो समझाना होता है ना, मैं सवाल थोड़ी कर रहा हूँ जी। सर जी फिजिकल क्लास भी हो रही है, दोनों को करेंगे। उसका फायदा हमें क्या होगा कि जब हमने रिवर्स करनी है ना डेप्रिसिएशन, उसमें तो हमने हर किसी का सरप्लस को डिवाइड नहीं करना एक्सेस डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए। ओए मेरे, अब एक दफा सवाल कर ले, सवाल करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। ठीक है चले सर जी पहले सबका अलग अलग सरप्लस बता दो। 85 अब आ जाएं, इसकी जो 1400 बुक वैल्यू आई है उसको हमने अपोर्शन करना है। चाहे आप अपोर्शन कर लो, चाहे इसमें रिवैल्यू सरप्लस ऐड कर दो,
बात एक ही है, 1400 को 1250 पे डिवाइड करके उसी तरह 711, 500 और 39 हमारे पास उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। सिंपल 711 में ये ऐड कर दो तब भी आ जाएगा। अब हम जो उसकी रिवैल्यूड अमाउंट है ना उसको अलग अलग कर रहे हैं सबके ऊपर, वो सिर्फ सरप्लस की थी, अब बुक वैल्यू कर रहे हैं। या दोनों को इधर प्लस कर लें या अलग से पोर्शन कर लें, बात एक ही है। 711 में 85 ऐड करो कितना आ जाएगा 796। 500 में 60 ऐड कर दें, अब इस यहां पर करोगे तब भी आंसर वही आएगा। अब आप चाहे पहले बुक वैल्यू को पोर्शन करके डिफरेंस ले लो या सरप्लस को पोर्शन करके ऐड कर दो, बात एक ही है। क्योंकि मैंने पोर्शन क्यों किया अभी हम देखेंगे कि जब हमें एक्सेस डेफिसिट की चाहिए होगी तो इन 85, 60 और 5 की हमें जरूरत पड़ेगी। आ जाए जनाब। अब एसेट को रीवैल्यू कर दो। 711 वाला एसेट कितने का हो गया 500 वाला एसेट कितने का हो गया 500 और 39 वाला कितने का एसेट हो गया और टोटल कितना हो गया 1400 और इसका जो सरप्लस हमें 150 आया है उसको भी मैं वक्ती तौर पर अपोर्शन करके लिख लेता हूं 85, 60 और 5 तीनों का सरप्लस यही है ना 85, 60 और 5। अब चलते हैं अगले साल 31 दिसंबर 20 पे एसेट पे रीवैल्यू हुआ। एंट्री पास कर लेते हैं इनकी। एंट्री पास करवाएं जनाब। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे पहले डेप्रिसिएशन की 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन टू कितनी अमाउंट से प्लस करके बताएं 109 डन। उसके बाद सेम डेट को डेप्रिसिएशन के बाद क्या एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी है एक्सेस डेप्रिसिएशन। अब सुने एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री तब पास होगी ना कि अगर हम रिवैल्यू सरप्लस को भी अमोर्टाइज करें। अभी तो सरप्लस आया ही नहीं और आपको पता है ये तो वैसे बंदे को याद होना चाहिए कि जब पहली दफा साल के एंड में रिवैल्यूएशन होती है तो डेप्रिसिएशन तो पहले ही चार्ज कर चुके होते हैं। एक्सेस डेप्रिसिएशन का तो यहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। आप देखो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की एक्सेस है या नहीं, कोई डेप्रिसिएशन किसके साथ कंपेयर करोगे, रिवैल्यूएशन ही पहली दफा कर रहे हैं। जब साल के एंड में रिवैल्यूएशन करते हैं ना पहली दफा उस वक्त जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एक्सेस डेप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट या आप मुझे बताएं जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी कुछ सरप्लस पड़ा था उस वक्त जब सरप्लस ही नहीं था तब एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन अगर कोई सरप्लस पड़ा होगा तब एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होती है। तो पहले तो हमने डेप्रिसिएशन किया अभी तो इसका मतलब है इसमें सरप्लस की एंट्री पास एक्सेस डेप्रिसिएशन वाली एंट्री पास नहीं होनी। तो अब एक्सेस डेप्रिसिएशन बात खत्म होगी, अगली एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन में पहली एंट्री क्या पास होती है accumulated depreciation डेबिट क्रूज शिप कितनी अमाउंट से पहला आज से पहले जितनी डेप्रिसिएशन आ चुकी है 109 प्लस 78 76 डन। उसके बाद रिवैल्यू करेंगे। देखो ना एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री तभी पास करते हैं ना कि जब सरप्लस भी पड़ा हो। जब मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की उसके बाद रिवैल्यू किया एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन सरप्लस तो था ही नहीं, मैं किसको रियलाइज करता तब डन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट क्रूज शिप क्रेडिट फिर अगली एंट्री क्या हो जाएगी सरप्लस की क्रूज शिप डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस 150 से खत्म होगी बात जनाब। 2019 की एंट्रीज पास होगी। एक मैसेज मिला है कि 185 का बता दे। देखिए
एक 109 डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हुई है और एक 76 की। एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन हम इनको रिवर्स करते हैं जो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर चुके होते। हाँ जी जनाब, नेक्स्ट जी 2020 में चले फिर। पहले अगर आपको 2019 में मसला है तो बताएं। तब करते होते हैं जब रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास पहले पड़ा हो। साल के डेप्रिसिएशन लेने से पहले आया था या बाद में? बाद में। तो तब डेप्रिसिएशन चार्ज की थी ना, तो तब तो हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन भी वही आई होगी और एक्चुअल भी वही आई होगी। फिर होता, हाँ जी, अगर साल के शुरू में होता है ना तो फिर हमारे साल के एंड में सरप्लस रियलाइज हो रहा होता पहले साल ही क्यों? क्योंकि तब हम पहले डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, पहले रीवैल्यू करते हैं। सरप्लस पहले आ चुका होता है, पहले साल नहीं होता, बाद में होता है। चले अब जरा फिर से खामोश हो जाए, दोबारा फोकस करें, 2020 पे जाने लगे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब जरा खामोशी प्लीज। अब जो सवाल आप कह रहे थे, जाहिर सी बात है इसके कई मेथड होते हैं, इसलिए मैं आपको वो मेथड बताता हूं जो मैंने क्लास में रूटीन में करवाता हूं। हमने 796 को डेप्रिशिएट करना है, ये रिवैल्यूड अमाउंट है, इसका मतलब है रिमेनिंग लाइफ आएगी। उसने कहा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ना लाइफ ना रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन आपको याद होगा जब एसेट रीवैल्यू करते हैं, अगर लाइफ चेंज हो तो नई लाइफ लेते हैं, लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ लेते हैं, राइट। अब आओ जरा 796 को मैं डेप्रिशिएट करने जा रहा हूं, आपने जरा हेल्प करनी है। 796 माइनस 40 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग आवर्स, डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स थे 50,000 माइनस कितने आवर्स इस्तेमाल हो गए थे, जितने से पहले हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 50,000 माइनस टोटल कितने आवर्स इस्तेमाल हो गए थे, दोनों सालों के प्लस करके मुझे बताओ। एक था मेरे ख्याल में 30, एक तो 4800 था, दूसरा पूरा। आप वर्किंग में देख लो ना, आपके तो सामने पेज है। 32 रिमेनिंग आवर्स कितने बच गए? 41960 डिवाइडेड बाय 41960, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाइड बाय। अब इस साल कितने घंटे इस्तेमाल हुआ? 600 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7200। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 130। डेप्रिसिएशन आ गई जनाब 130। डन। ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने अपना सवाल अगर आपके पास है, हमने 2018 में कितने घंटे इस्तेमाल हुआ था 3240 जब डेप्रिसिएशन ली थी, और 2019 में कितने घंटे इस्तेमाल हुआ था। टोटल लाइफ उसकी है 50,000 आवर्स, जिसमें 2019 में 4800 आवर इस्तेमाल हो गया, 2018 में 3240, ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग। ओके होगी बात। तो आपको याद होगा जब रिवैल्यूएशन करते हैं तो रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ लेते हैं, तो आवर्स के हिसाब से भी रिमेनिंग लाइफ हमारे पास 130 बचती है। डन होगी बात। चले जी नेक्स्ट। 560 को किस तरह से डिवाइड करना है, यहां पर ही लिख लेते हैं। 560 माइनस 35 डिवाइडेड बाय
कितनी लाइफ बच गई है, पहले कितना टाइम गुजर गया है, 2 साल या 1.75? एक बात, 2018 में पूरा साल डेप्रिशिएट किया था या 9 मंथ? 9 मंथ, और 2019 में पूरा साल, तो टोटल जो लाइफ गुजर गई है वो 1.75 है। तो 25 साल में से 1.75 माइनस करेंगे तो बाकी कितना बच जाएगा? 23.25। तो यहां पर मैं लिखूंगा रिमेनिंग लाइफ 22.25। पूरा साल डेप्रिशिएट करना है तो इसलिए पूरे साल की डेप्रिशिएशन है। कितना आ गया? अमाउंट 23 आ रही है, चलिए 22.5 को 23 लिख दे। उसके बाद 44 डिवाइडेड बाय हाँ जी, इसकी लाइफ क्या थी? 5 माइनस 1.75, 3.25 जी। इसकी डेप्थ कितनी आ जाएगी? एग्जैक्ट 53। चले दोबारा बताता हूं, जिसको नहीं समझ लगी वो सुन लें। डेप्रिसिएशन लेने का क्या तरीका होता है? जब ऐसे रीवैल्यू कर लेते हैं, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ, ऐसा ही है। अब आज जो पहले हमने 50,000 वाला एसेट, ये जो जिसकी 50,000 आवर्स थी, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट है 796। सवाल को उसने कहा है वैल्यू चेंज नहीं की, तो सेम डिवाइडेड बाय उसने कहा लाइफ भी चेंज नहीं हुई, तो रिमेनिंग 50,000 घंटे उसकी टोटल लाइफ थी। रिमेनिंग लाइफ कैसे फाइंड करेंगे? जितनी इस्तेमाल हो चुकी है माइनस कर दें, तो 50,000 में से ये दोनों माइनस कर दिए, हमारे पास रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई? 41960। इस साल जितने आवर्स इस्तेमाल हुआ 72, 600 है 2020 में। 600 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये पर मंथ है, 12 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कितना आ गया? 7200। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 130। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 130। सेम एज इट इज यही तरीकाकार हमने यहां पे अप्लाई किया सेकंड पार्ट के ऊपर। 560 रीवैल्यूड अमाउंट है, 35 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। 25 साल टोटल लाइफ थी और 1 साल 9 महीने गुजर चुके थे, तो 25 में से 1.75 माइनस किया तो बाकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई? 23.25। मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई तो करना नहीं था क्योंकि पूरा साल है, तो डेप्रिसिएशन 22.5 आई तो हमने 23 लिख दी। फिर लास्ट पार्ट के ऊपर 44 था, 44 के ऊपर डिवाइड किस पे किया? रिमेनिंग लाइफ पे। 13 पॉइंट समथिंग आंसर आया तो हमने राउंड ऑफ कर दिया मिलियंस में। बात क्लियर हो गई? अब इंटरेस्टिंग बात इससे ज्यादा है, सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर एक्सेस डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि जब हम डेप्रिसिएशन ले रहे हैं उस वक्त सरप्लस भी पड़ा हुआ। अब इसके दो तरीके हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन को, या तो आप ऐसा करो कि इस दोनों एसेट्स की ना 2019 की डेप्रिसिएशन विदाउट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ले लो, जो डिफरेंस आएगा एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। देखिए एक्सेस डेप्रिसिएशन क्या होती है? हिस्टोरिकल की डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूड की डेप्रिसिएशन, उसका डिफरेंस। ये हमने जो डेप्रिसिएशन अभी ली है ये तो एक्चुअल है। अब ऐसा करो कि जो एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसको यानी रिवैल्यूएशन के इफेक्ट लिए बगैर 2019 की डेप्रिसिएशन ले लो, उसकी डेप्रिसिएशन और इस साल की डेप्रिसिएशन का जो डिफरेंस होगा एक्सेस डेप्रिसिएशन होगी, एक तरीका। दूसरा तरीका कि हमारे पास ये सरप्लस सारे पड़े हुए हैं, इनको डिवाइड कर दो, तो जो काम आपने किसके साथ किया? सरप्लस के साथ किया, वही काम इनके साथ कर दो। 85 को 41960 पे डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड बाय 7200 करें, वो एक्सेस डेप्रिसिएशन हो। दो तरीके हैं, बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं इसलिए कि आप समझो।
दो तरीके होते हैं, जो सरप्लस पड़ा हुआ है, जो काम आप एसेट के साथ करते हो वही काम सरप्लस के साथ कर दो, एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। दूसरा तरीका, या आप ऐसा करो कि डेप्रिसिएशन एचसीए फाइंड कर लो। एचसीए क्या होता है? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। अब सिंपल उसको डेप्रिशिएट करो विदाउट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, उसकी डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को कंपेयर कर लो। लेकिन वो तरीके में जाने की बजाय हमारे पास सरप्लस पड़ा है, इसको डेप्रिशिएट कर लेते हैं, अमोर्टाइज, सॉरी 85 को 41960 पे डिवाइड करो, 7200 से मल्टीप्लाई करो, 1450 लिख दें। इस 60 को क्या करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 23 पॉइंट, इसका कितना आएगा? 5 को 3.75 पे डिवाइड कर दें, 25 पे, 5 डिवाइडेड बाय 3.25, 1.2 कर लेते हैं। ये है आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन। 20 की आपकी क्या चीज है? एक्सेस डेप्रिसिएशन। कोई सादा सी बात है, सरप्लस को मैंने सेपरेट करने का मेरा मकसद ही यही था कि जब मैंने सरप्लस को अमोर्टाइज करना है, मैं एचसीए का कॉलम तो साथ बना नहीं रहा, तो मेरे पास कोई ना कोई हल तो होना चाहिए एक्सेस डेप्रिसिएशन फाइंड करने का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आप डेप्रिसिएशन ले लेंगे, December 20। पहला काम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू कितनी अमाउंट है? टोटल करें 130 प्लस 23 प्लस 14, कितना? 167। उसके बाद डेप्रिसिएशन के साथ हम एक एंट्री पास करते होते हैं जिसे आप लोग एक्सेस डेप्रिसिएशन कहते हो, रीवैल्यूएशन सरप्लस या ओसीआई डेबिट, रिटेन अर्निंग कितने से? 20 से। फिर उसके बाद हमने एसेट को रीवैल्यू करना है। एसेट को अब कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह, क्योंकि हमने सिर्फ 2020 की एंट्रीज पास करनी है, 2020 में सिर्फ एक एंट्री रहेगी ये रीवैल्यूएशन की, और इसमें हमें यानी अपोर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। अपोर्शन करने की जरूरत हरगिज नहीं है। अब जरा गौर फरमाएं, एक ही दफा अपोर्शन करने की जरूरत थी। हमारे पास आज जो बुक वैल्यू पड़ी है वो मुझे बता दें। 1400 में से डेप्रिसिएशन कितनी आई थी टोटल? 157 माइनस करें 12, और इधर पड़ा था 150 का सरप्लस, जिसमें से 20 का अमोर्टाइज हो गया। ये कितना रह गया था? 130, राइट। अब ये 1223 वाले एसेट 1000 के हो गए, 1223 वाले एसेट 1000 के हो गए। लॉस आ गया कितने का? 130 पिछले वाला रिवर्स किया, और मजीद लॉस कितना आ गया? सवाल पूरा हो गया। अब हमने रीवैल्यूएशन लॉस की एंट्री पास करनी है। हमारा एसेट 203 से एसेट की वैल्यू कम हुई, जिसमें 130 का सरप्लस पड़ा था, और 103 का हमारा क्या आएगा? लॉस। तो टोटल 233 बन तो रहा है, 233 का है ना। 130 का पहले सरप्लस पड़ा था, वो रिवर्स हुआ, बाकी जो अमाउंट होगी वो लॉस। हाँ जी, वही करने लगा। अब आ जाओ जरा, सेम डेट को एक एंट्री पास करेंगे। पहली एंट्री क्या होती है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू क्रूज शिप। कितनी अमाउंट से भला? 160। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ 130 से, रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ 103 से, और क्रूज शिप को क्रेडिट कर देंगे। आप बताएं, जितनी आप कहोगे उतनी कर देते हैं।
आप वर्किंग मुझे बता दें, कोई बताए ना रीजन कि सर ये वाली भी रिवर्स करनी है, जो ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है उसको दोबारा रिवर्स ना करना। आप उसके अलावा मुझे बता दें कौन सी डेप्शन मजीद रिवर्स करने वाली रह गई है। डन होगी बात, इसी साल की रिवर्स करने वाली थी। ये पहले ये आप एंट्रीज पास करें, वर्किंग के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं। ये एंट्रीज पास कर ली। अब ना आपको थोड़ा इसलिए ये लगता है अजीब सी बातें, क्योंकि एक आप ना मेहनत कम करते हो, मेहनत थोड़ी ज्यादा किया करो। सिर्फ आप मुझे ना बुक वैल्यू बताओ जो लास्ट 2020 से पहले थे। दो नहीं, बुक वैल्यू बतानी है सबकी अलग अलग। 7 अब खामोशी प्लीज। अब बस ये टोटल हमने किया था तो कितना आया था? अब बोलना नहीं है ताकि मैं चीजें आपको समझा सकूं जिसका आपको वो परेशानी हो रही थी। समझो आपके पास 3 एसेट्स हैं, राइट? 3 एसेट्स को आपने रीवैल्यू किया। 1250 वाला एसेट आपका हो गया 1400। आपको 150 का सरप्लस आ गया। आपने बस करना ये है कि इस 150 को इसकी बुक वैल्यू को भी अपोर्शन कर दो, किसी एक चीज को अपोर्शन कर दो। 150 को अपोर्शन करके हर किसी की बुक वैल्यू में ऐड कर दो, या पहले उसकी 1400 को अपोर्शन करके जो डिफरेंस है सरप्लस ही आ रहा है ना। तो हमने 150 को अपोर्शन किया, किस तरह से किया था? 150 को 1250 पे डिवाइड किया और सबकी बुक वैल्यू से कितनी कितनी अमाउंट आई थी? 85 और 5। और ये चीजें हमने इसमें ऐड कर दी थी, तो ये 711 वाला एसेट हो गया था 790। 500 वाला एसेट डन। अब जरा ध्यान से आप अपने जो रिवैल्यूएशन आप करते हो उस बेस को दिमाग में रखें। जब भी साल के एंड में एसेट रिवैल्यू करते हैं, इसका मतलब है पहला काम क्या करना है? रिवैल्यू करना है। 960 वाला एसेट हमारा, सॉरी पहले डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन लेने का वही पुराना तरीका, रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ। अब यहां पर देखें 796 को इसमें से 40 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग आवर्स, 50,000 में से पिछले 2 सालों में जितने आवर्स इस्तेमाल हो गए माइनस कर दो, बाकी बच गया तो 41।
सेम काम आपने इस 85 के साथ भी करना है। अगर एक एसिड होता था यही काम करते थे ना, जो काम एसिड के साथ करना है वही उसके सरप्लस या लॉस के साथ करना है। 85 में को डिवाइड करना है 41960 से और मल्टीप्लाई किससे करना है, यहां पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यहां पे एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सेम काम फिर आपने 560 के साथ करना है। 560 डिवाइडेड बाय 23.75, क्योंकि 1.75 लाइफ गुजर चुकी थी ना, अब हमने लेनी थी रिमेनिंग लाइफ। सेम एज इट इज -35 भी करना है। 60 डिवाइडेड बाय 23.25, यहां पर एक्सेस डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यहां पर डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो दोनों को डेप्रिसिएशन प्लस करके डेप्रिसिएशन की एंट्री और एक्सेस डेप्रिसिएशन को प्लस करके एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री। बात ओके होगी बात? चले जनाब, कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम सर जी। चले बाकी क्लास कल होगी, ठीक है ना? ओके, अच्छा कल के अस्सलाम वालेकुम सर जी।